Today, I welcome all of you guys of Shri Mahadev Babura Chowdhury College for online lecture of SY BCom for the subject of Business Law Part 1. Today, the topic of the lecture is Introduction of Syllabus. So, I, Mr. Aswat Sheikh, I'm just going to introduce the overall syllabus to you. जो overall syllabus है वो सारा का सारा syllabus आज मैं आपके सामने introduce करने वाला हूँ. पूरा सिलेबस देखने के बाद में हम लोग पेपर पैटर्न कैसा होता है लॉ का वो देखेंगे। एक्चुअली फंडा ये है कि सब्जेक्ट आपके लिए नया है। जैसे आप लोग सीपी देखते हो या इकोनॉमिक्स देखते हो, आपने फर्स्ट ईयर में भी वो सब्जेक्ट देखा हुआ है, बट ये जो लॉ का सब्जेक्ट है आपको सिर्फ सेकेंड ईयर में है। दोनों सेमेस्टर में आपको पार्ट वन लॉ बिजनेस लॉ पार्ट वन और बिजनेस लॉ पार्ट टू करके है। ये समझ लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे वो रियल लाइफ एग्जांपल लेकर, रियल लाइफ केस स्टडीज लेकर समझेंगे। फंडा क्या है बेटा कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग जैसे बाकी सब्जेक्ट में आप लोग ओन से लिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल तो आप ओन से लिख सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सब्जेक्ट का ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये लॉ है। आप अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे करते हो तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए जैसा है इसको वैसा ही लिखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा तो शायद आप डरोगे, बट आपको डरना नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को सेकेंड ईयर में केटी लगता है। रीज़न क्या है वो जब हम लोग पैटर्न पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को केटी लगता है। खैर, तो लेट मी स्टार्ट विद द सिलेबस। तो ओवरऑल इस जो आपका बिजनेस लॉ पार्ट वन है इसमें आपको ओवरऑल 5 मॉड्यूल है। हर एक मॉड्यूल से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 5 × 20। तो हर एक मॉड्यूल जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। इसमें 5 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है आपका और काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है आप कहेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट वन है। सेकेंड मॉड्यूल जो है वो इसी को एक्सटेंड किया है। एक्चुअली पहले ये पूरा मॉड्यूल एक ही यूनिट हुआ करता था जब पेपर 75 मार्क्स का था। पेपर 100 मार्क्स का हुआ तो उन्होंने काफ़ी बड़ा मॉड्यूल था, इसीलिए उसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पार्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट वन और दूसरा जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट टू। उसके बाद में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट वन और पार्ट टू में उन्होंने इंक्लूड नहीं किए, जिन्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बाकी कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में अलग होता है। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम लोग मॉड्यूल नंबर थर्ड में देखेंगे। आगे मैं आपको डिटेल जो मॉड्यूल का डिटेल क्लासिफिकेशन है वो बताने वाला हूँ। मॉड्यूल नंबर 4 जो हमारा होगा दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930। बेसिकली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड वगैरह के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। जब हम लोग कोई गुड्स सेल करते हैं, जब हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ सेलर, हमारे क्या राइट्स, क्या ऑब्लिगेशंस, क्या ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को आप कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बताई गई है। मॉड्यूल नंबर 4 में कंडीशन वारंटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है। कैसे आप गुड्स खरीदते हो तो आपके क्या अधिकार है, बीइंग अ सेलर आपके क्या अधिकार है, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। लास्ट मॉड्यूल जो हम लोगों का है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये बहुत ही सिंपल मॉड्यूल है। आपने इसके पहले कई बार कॉन्सेप्ट सुना होगा, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 12th में अकाउंट में पढ़ा हुआ है। चेक का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पेमेंट करने के लिए आप चेक वगैरह यूज़ करते हो। डिमांड ड्राफ्ट आप यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, अगर ये इंस्ट्रूमेंट आप इशू करते हो या अगर आपको इशू किया जाता है तो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कैसे होते हैं, यानी कि मान लीजिए चेक बाउंस आपने सुना होगा, प्रॉपर लैंग्वेज में बाउंस को ही हम लोग डिसऑनर कहते हैं। तो अगर डिसऑनर होगा तो आपके क्या अधिकार होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं। तो एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो ये आपका 5 मॉड्यूल है जिसके बेस पर आपका पूरा लॉ का सिलेबस डिपेंड करता है। हर मॉड्यूल में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर से आपको हर एक चैप्टर में से एक-एक क्वेश्चन पूछता है। अच्छी बात ये है कि लॉ में आपको 100% ऑप्शन है। 100% ऑप्शन इन द सेंस व्हाट, आपको अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको 100% यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है लॉ के सब्जेक्ट के केस में। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहले मॉड्यूल की। पहला ही मॉड्यूल है हम लोगों का, जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हम लोगों का पहला मॉड्यूल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट यार होता क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ जाएगा एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक फीचर या एक वैलिड एग्रीमेंट के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं।
गाइस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग अलग बेसिस पर, कह लीजिए परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर कह लीजिए आप उसके टाइम ऑफ मेच्योरिटी के बेसिस पर, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कई तरह की क्लास टाइप्स में क्लासीफाई होता है। तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब फंडा ये है कि जब हम लोग ये दो क्वेश्चन देखते हैं, इनके फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोगों का इसी मॉड्यूल में हम लोग देखने वाले हैं वो हो जाएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गाइस ऐसा फंडा है कि एग्रीमेंट पढ़ने के बाद में एग्रीमेंट आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे। आगे जब मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऐसे कहा जाता है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के बगैर एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस ये एग्रीमेंट के लिए बेसिक है, और एग्रीमेंट जो है आप कह लीजिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिक है। तो बिगर एग्रीमेंट के, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बगैर आप कह लीजिए कि एग्रीमेंट नहीं बनता, और एग्रीमेंट के बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना है। एक वैलिड ऑफर क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑफर देखेंगे हम लोग, जिसमें काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग डिस्टिंग्विश समझेंगे कि ऑफर और इनविटेशन के बीच बीच में क्या डिफरेंस है, इसी मॉड्यूल में समझेंगे हम लोग। मैंने अगर आपको ऑफर किया या फिर वो ऑफर वापस ले लिया, तो उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है ऑफर का या एक्सेप्टेंस का। गाइस ऑफर एक गोली की तरह होता है, एक बार दे दिया गया तो उसको मैं वापस नहीं ले सकता अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो। अगर लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, आपने मुझे 10 लाख का पेमेंट कर दिया, तो आई हैव टू सेल माई हाउस। मैं उसको फिर वापस रिवर्स नहीं कर सकता। और अगर मुझे करना है, जिसे रिवोकेशन कहते हैं, रिवर्स करने को रिवोकेशन कहते हैं, वापस लेने को विड्रॉ करने को, तो वो जो रिवोकेशन है वो कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन है, सेक्शन 3 टू सेक्शन 5 में हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। गाइस दुनिया में आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आप, गाइस अगर मैं किसी के लिए भी कुछ भी कर रहा हूँ तो ऐसे केस में जो कंसिडरेशन है वो तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो बदले में आप फीस देते, जो मुझे बदले में मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। जो भी मेरा प्रॉमिस है, जब मैं उसको पूरा करता हूँ, बदले में मुझे जो भी मिलता है, समथिंग इन रिटर्न टू अ प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। जैसे कि हमने देखा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, हमने माइनर देखा, अनसाउंड माइंड देखा और डिस्क्वालिफिकेशन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, माइनर का मतलब होता है द पर्सन हु इज बिलो 18, 18 साल से छोटा है, तो आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड मतलब जिसको टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आता, तो आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड डिस्क्वालीफाइड मतलब जिसको गवर्नमेंट द्वारा ही डिस्क्वालीफाई किया गया है, जिसको गवर्नमेंट कहता है कि इस पर्सन के साथ में आप, या कोर्ट कहता है कि इस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन कंसिडरेशन समथिंग टू रिटर्न टू अ प्रॉमिस, ये देखेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंस क्या है कंसिडरेशन का, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट ओवरऑल एक रूल होता है दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कि जब तक आप कंसिडरेशन नहीं पे करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो वो क्या एक्सेप्शन है, कैसे वो एक्सेप्शन इफेक्ट करते हैं, कैसे ये कॉन्सेप्ट चलता है, क्यों कंसिडरेशन इतना इम्पोर्टेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो कह रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में, ये हम लोग देखें। तो इस तरीके से ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 होगा। तो काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, आपको बहुत मजा आने वाला है सब्जेक्ट पे। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड मॉड्यूल हम लोगों का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। इसको आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पहले ये दोनों एक ही मॉड्यूल हुआ करता था, अभी उन्होंने इन मॉड्यूल को क्लासिफाई। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कंसेंट। गाइज अभी ऐसा होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, सामने वाले की बगैर परमिशन के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सामने वाले की मर्जी भी शामिल होना जरूरी है। तो कैसे कंसेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप सामने वाले की मंजूरी लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट। तो कंसेंट कैसे मिलता है, सेक्शन 13, 14 टू 18, 39, 53, 55, 66, ये सारे सेक्शंस में इसके बारे में बताया गया। तो एग्रीमेंट इन विच कंसेंट इज नॉट फ्री, अगर आप किसी से कंसेंट ले रहे हो लेकिन उसकी मर्जी शामिल नहीं, यानी तो दिल से उस एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहता है, तो ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत हो जाएगा, वो फेक हो जाएगा आपके लिए, या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, कंसेंट कब कहेंगे हम लोग के फ्री कंसेंट नहीं है, जब आप कोर्शन एम्प्लॉय करो।
गाइस क्वेश्चन का मतलब होता है किसी को डरा के धमका के उससे उसका मंजूरी लेना। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को कहता है कि अगर आप अपना ज़मीन मुझको सेल नहीं करोगे, अगर आप अपना लैंड मुझको सेल नहीं करोगे, मैं आपकी बीवी को गोली मार दूंगा। तो ऐसे केस में अगर आप किसी को डरा कर धमका कर अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हो तो इसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? आप किसी के माइंड पर मेंटल प्रेशर बनाते हैं। क्वेश्चन में फंडा ये है कि यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रेशर बनाया जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर बनाया जाता है। लाइक मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले कहते हैं कि अगर आप मेरे पास में एडमिशन नहीं लोगे तो मैं आपको फेल कर दूंगा। तो ये जो है ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि मेंटल प्रेशर बनाना। आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर कहता है जहाँ से मैं कह रहा हूँ वहीं से मेडिसिन खरीदो, या जहाँ से मैं कह रहा हूँ वहीं से ब्लड चेकअप करवाओ। दैट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये गलत चीज़ है, आप उसके लिए आगे कार्रवाई कर सकते हो। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है गाइस किसी को भी इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गलत इन्फॉर्मेशन को सही बताते हुए उसको नुकसान पहुंचाना। लाइक मेरा जमीन 10 लाख का है, मुझे भी पता है, मैं आपको कह रहा हूँ 15 लाख का खरीद। दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। अगर मैं ये इंटेंशनली कर रहा हूँ तो ये फ्रॉड है, और अगर मुझे भी नहीं पता है, मैं गलती से आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये आखिर कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, कौन कौन सी चीज़ें फ्रॉड में इन्वॉल्व है, किस चीज़ को आप फ्रॉड नहीं कह सकते, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ देखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे मिस्टेक। मिस्टेक को है ना एरर ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। एरर ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है मिस्टेक को। तो गाइज अगर किसी का अनम्यूट हो गया तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज लेक्चर में डिस्टर्ब होगा। बाद में मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ। खैर, तो हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। ये मान लीजिए कि कोई एक लैंड है जो 10 लाख का है, आपको भी पता है कि वो जमीन जो है, आपको आपको नहीं पता कि वो 10 लाख का है, मुझे भी नहीं पता वो 10 लाख का है, हम दोनों को लगता है कि वो 15 लाख का है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट इज मिस्टेक बिकॉज इट इज एरर ऑफ जजमेंट। हम लोग उस चीज को जज नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक। देन बात आती है वॉइड एग्रीमेंट। गाइस वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि द एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में क्या कंडीशन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने की, वो सारी चीजें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गाइस कि जो फ्यूचर के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कल बारिश होगी तो आपको कॉलेज आना है, तो बारिश नहीं होगी तो नहीं आना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फ्यूचर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अगर बारिश हुई तो मैं आपको राइस सेल करूंगा, तो बारिश नहीं हुई तो मैं आपको राइस सेल नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद में बारी आती है क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट। क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट गाइस ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आप कह सकते हो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेशन ही थोड़ा सा अलग है गाइस। यहाँ पर एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। आप कह लीजिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे कंडीशन पूरे नहीं होते, जैसे हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का बात किया, तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको आसान भाषा में कहूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपके ऊपर आप कह लीजिए एक लीगल बर्डन है जो आपको पूरा करना ही है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लाइक मान लीजिए आपको कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगाया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मैं तो फाइन नहीं भरूंगा। कोर्ट ने फाइन लगाया, नाउ यू हैव टू पे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कह लीजिए कि आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट की। ई कॉन्ट्रैक्ट हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। ई कॉन्ट्रैक्ट आज का सबसे कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। आजकल आप अगर एक ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा आपको कहता है एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हो। तो जो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर रहे हो आप एक्चुअली उस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, जिससे आप अपना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हो। तो ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसको हम लोग ई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। बिसाइड दिस हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो खत्म कैसे होता है, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, एंड आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड यू कैन से व्हाट आर द responsibilities of both the parties. Besides this, we will talk about remedies of breach of contract. Guys, breach of contract का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ देना। लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10 लाख का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए सेल करने वाला हूँ, बट अब मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं सेल करूँगा। तो ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बट मैं उसको ब्रीच कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको तोड़ रहा हूँ। तो ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ
ऐसा करने के बाद में आपके पास में क्या रेमेडीज रह जाती है, आप कैसे अल्टीमेटली मुझे जो भी मैंने मतलब किया है कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, जो भी मतलब मैंने आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है मैंने आपके साथ, आप कैसे उसके वसूली कर सकते हो, भरपाई मुझसे करवा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेमेडीज ऑन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज ये सारी चीजें हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 में देखने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 गाइज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ में से स्पीड में बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे आप। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेशल इसके लिए क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो कॉमन होता है। इसमें आता है लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, दो कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 125 एंड सेक्शन 126 टू 129, सेक्शन 132 टू 137। तो लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है ओवरऑल टू बेयर द लॉस, और यू कैन से प्रॉमिस टू फुलफिल द लॉस ऑफ द पार्टी। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कोई भी लॉस होगा आपको तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कह सकते हो मेनी टाइम्स, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं कि ठीक है अगर फायर लगा तो इन दैट केस आई विल बेयर द लॉस, आपको अगर लॉस होगा तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वो किसी का लॉस की भरपाई करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लॉस होगा तो आपको भरपाई करते हो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फंडा क्या है कि आपको पता है आपका आप किसी के पास में लोन लेने के लिए जा रहे हो लेकिन वो बंदा आपको नहीं जानता, तो वो अगर आपको नहीं जानता तो वो आपको लोन नहीं देने वाला। तो ऐसे केस में वो कहता है कि कोई गारंटर लेगा, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं वो आपकी गारंटी लेते हैं, देन फिर आपको लोन जो है वो मिल जाए। तो आपके आपके फ्रेंड के और वो जो आप कह लीजिए जो लोन देने वाली पार्टी, इन तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। तो गाइज ये तो क्लियर हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होने वाला है। द वेरी फर्स्ट वन इज डेटर, यानी कि जो लोन ले रहा है। द सेकेंड वन इज गारंटर, यानी कि जो गारंटी दे रहा है। और तीसरा आपका पार्टी हो जाएगा ओवरऑल क्रेडिटर, जो एक्चुअली लोन अमाउंट दे रहा है आपके। इसके अलावा इसके हम लोग यहाँ पर डिटेल देखेंगे, इनके एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, और श्योरिटी, श्योरिटी का मतलब गारंटी ही होता है गाइस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी खत्म कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसका डिस्चार्ज कैसे होता है वो देखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरिंग द गुड्स to any person for a particular period of time or for a particular purpose। लाइक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए कि आपके पास में आपका फ्रेंड आता है, कहता है कि मुझे आपकी कार चाहिए शिरडी जाकर आने, तो आप शिरडी जाकर आने के लिए अपना कार उस पर्सन को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। शिरडी से वापस आने के बाद में वो पर्सन आपको वो कार रिटर्न कर देगा, राइट। हाँ, इसके लिए आप अगर चाहो तो कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर सकते हो या नहीं भी चार्ज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ग्रेचुशियस या नॉन ग्रेचुशियस हो सकता है। ग्रेचुशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, नॉन ग्रेचुशियस बेलमेंट में आप कंसिडरेशन चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल टाइप्स ऑफ बेलमेंट देखेंगे। बेलर एंड बेली, जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है उसको बेलर कहते हैं, और जिसको गुड्स डिलीवर किया जा रहा है उसको बेली कहते हैं। तो बेलर एंड बेली का कॉन्सेप्ट क्या है, बेलर एंड बेली के राइट्स क्या है वो हम लोग देखेंगे, दोनों की ड्यूटीज क्या है वो देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज बेलमेंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो ना, वो गुड्स आप डिलीवर करते हो एज अ सिक्योरिटी। आपको पता होगा मेनी टाइम आप किसी से लोन लेते हो तो कहता है गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। मान लीजिए आपने अपना गोल्ड गिरवी रखा, तो आपने अपना गोल्ड उसको डिलीवर किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ऑब्वियस सी बात है लोन लेने के लिए। तो ये जो लोन लेने के लिए आपने अपना गोल्ड गिरवी रखा ना, इसी को हम लोग प्लेज कहते हैं गाइस। तो ओवरऑल प्लेज, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बिलमेंट, आप कह सकते हो बेलमेंट का ये काइंड है जहाँ पर आप क्या करते हो अपने गुड्स डिलीवर करते हो। जो बंदा डिलीवर कर रहा है यानी गिरवी रख रहा है उसको पाउनर कहते हैं, जिसको गिरवी रखा जाता है उसको पाउनर कहते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास में अपना गोल्ड गिरवी रखा, मिस्टर ए यहाँ पर पाउनर है, मिस्टर बी जो है वो पाउनर है। लॉ ऑफ एजेंसी की बात करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करेंगे हम लोग। सेक्शन 182 टू 185, 201 टू 209 ये कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक पर्सन ये प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ में या दूसरे पर्सन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करे। लाइक मान लीजिए आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, आप कहते हो यार मेरे लिए कोई अच्छा घर ढूंढिए, हाउस ब्रोकर आपको पता होगा, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। या मान लीजिए कि आपने किसी को कहा कि यार मेरा कोई कार है वो दिखवा दे या मेरे बिहाफ पे टैक्स भर दे,
तो वो जो पर्सन है उसके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो क्रिएट होता है। कैसे क्रिएशन ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की वो हम लोग देखेंगे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट कैसे होता है, यानी शुरू कैसे होता है खत्म कैसे होता है ये देखेंगे। और इनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं उसको आप प्रिंसिपल कहते हो, एंड द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज एजेंट। मान लीजिए मैंने अगर आपको अपॉइंट किया टू सेल माय लैंड, यू आर द एजेंट, आई एम द प्रिंसिपल। Okay, now next module is important module, the bigger module you can say, but simplest module, Sales of Goods Act 1930। गाइस ये आपको एक्ट पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें हम लोगों का डे टू डे लाइफ में हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं पूरा उसी के बारे में बताया गया। इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट है, यानी कुछ इसेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, सेलर क्या होता है, प्राइस क्या है, डिलीवरी किसको कहते हैं, डिलीवरी ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, डिलीवरेबल स्टेट किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, सेल और हायर परचेस का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। गुड्स क्या होता है, टाइप्स क्या है गुड्स के, गुड्स कैसे डिस्ट्रक्ट हो सकता है, कंडीशन एंड वारंटी क्या है, कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग छोटा सा शॉर्टकट में आता है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर क्या होता है ये देखेंगे हम लोग और इसके एक्सेप्शन देखेंगे, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँ। नेक्स्ट जो सेक्शन 18 टू 26 से ये आपको बताएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। मैं आपको गुड्स सेल करूंगा तो वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा, उसकी क्या कंडीशन है वो यहाँ पे बताएं। अनपेड सेलर का टॉपिक देखेंगे हम लोग गाइस डिटेल में। अनपेड सेलर का मतलब होता है द सेलर हु इज नॉट गेट पेमेंट, पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट के लिए। तो मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख का माल बेचा लेकिन आपने 5 लाख पेमेंट किया, 5 लाख अब तक आपने पे नहीं किया, तो आई एम द अनपेड सेलर। या मान लीजिए आपने 10 लाख पूरे पे नहीं किए तो आई एम द अनपेड सेलर। तो यानी कि जिसको पेमेंट या पार्ट ऑफ पेमेंट नहीं मिला है उसको आप अनपेड सेलर कहते हैं। अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट क्या है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, अनपेड सेलर के आप कह लीजिए कि रेमेडीज क्या है अनपेड सेलर के पास में अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो। ऑक्शन सेल, आपने नीलामी देखा होगा या आपने देखा होगा कि टेंडर्स लिए जाते हैं, आपने देखा होगा 2001 2002 2003 टन ऐसे करके हैमर पटका जाता है, आपने देखा रहेगा ऑक्शन सेल में, अगर आईपीएल के उसमें देखा होगा। तो ऑक्शन सेल कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे हम लोग। देन आफ्टर बात करेंगे हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है बहुत सिंपल है, इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। इसमें अच्छी बात है कि एक बार आपने एक आंसर पढ़ लिया ना बाकी सारे आंसर सेम। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग, सेक्शन 11 12 17 टू 20 42 43 104 135 134 सारी चीजें देखेंगे। मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग कि आपका इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कैसे हो जाएगा, या व्हेन यू हैव टू एक्चुअली मेक द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू कैन से। नेक्स्ट वन इज हम लोग देखेंगे प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। गाइस प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है, 12th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं दोनों के, कह लीजिए दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, क्या फर्क है, काइंड क्या है, इनके क्लासिफिकेशन क्या है दोनों के, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे चेक की। चेक का कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ चेक का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, देन उसके बाद क्रॉस चेक, तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा, वो सारी चीजों को यहाँ पे आप रिपीट करेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक देखेंगे, चेक कैसे बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, और अगर ऐसा हो तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, सेक्शन 138 139 ये चीजें डिटेल में देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग मिसलेनियस प्रोविजंस देखेंगे। मिसलेनियस प्रोविजंस में आपको सेक्शन 8 टू 10 22 सेक्शन 99 102 118 122 134 137 ये सारा सेक्शंस आपको बताया गया है। इसमें आपको ओवरऑल बताया क्या गया है कि ओवरऑल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर जो होता है वो कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होल्डर मतलब ये होता है जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब मेरे नाम पे इशू नहीं किया गया बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। लाइक मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख का चेक दिया आपके नाम पे, बट आपने किसी और को चेक घुमा दिया, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स में। राइट एंड प्रिविलेजेस क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के वो देखेंगे हम लोग।
देन उसके बाद में फाइनली हम लोग देखेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, का कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे। तो सिंपल टर्म्स में कहूँगा गाइस, आपको ये ओवरऑल सिलेबस का आपका सिंपल सिलेबस है। अब आपको एक काम की चीज बताने वाला हूँ, आपका पेपर पैटर्न क्या हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको आपका पेपर पैटर्न मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है गाइस कि आपको इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा केटीज जो है वो लॉ के सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छी बात ये है कि आपको 100% ऑप्शन है। जैसे कि आप पेपर पैटर्न में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आप देखोगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, जिसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 2 है, यानी आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। आप कह लीजिए 5 मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन पूछेगा, एक मेजर क्वेश्चन होगा जिसके अंडर में 4 माइनर क्वेश्चन मॉड्यूल के सब डिवीजन है उसमें से पूछेंगे। तो बहुत ही सिंपल पेपर पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव आपको नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो गाइज ये ओवरऑल आप कह लीजिए आपका सिलेबस था। कल जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं पहला मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आपको पूछ सकते हैं।